डेमन अपने कमरे में लौट आया, उसके साथ उसकी परछाई और हमेशा चौकन्ने रहने वाला कोवाक्रॉफ्ट भी था। जैसे ही दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ, उसने एक लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी। लियोना वेलेफियर और सिल्विया मूनवील की डांट फटकार का दंश अभी भी उसके जहन में ताज़ा था। दोनों ने उसकी लापरवाह ट्रेनिंग का कड़ा विरोध किया था और उसे निराशा हुई कि इवांगेलिन भी उसमें शामिल हो गई थी। वह याद करके हल्के से मुस्कुराया। उन्हें बहुत ज़्यादा परवाह है। उनके सामूहिक गुस्से से बचने के लिए उसे अपनी पूरी बुद्धि लगानी पड़ी। उसे अपनी भलाई के लिए उनकी चिंता बेचैन करने वाली और विडंबनापूर्ण लगी, खासकर जब मध्य सेमेस्टर के मूल्यांकन नज़दीक आ रहे थे। नादान, वह बुदबुदाया और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसकी उंगलियां अभी भी जल रही थीं, हालांकि उस डॉक्टर की विशेषज्ञ देखभाल के बावजूद। वह छत को घूर रहा था, उसके मन में विचार उमड़ रहे थे। यदि वे सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वह खतरनाक है, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक उन्हें पता न चल जाए कि मैं बाधा के पार क्या योजना बना रहा हूं। खुद को सीधा खड़ा करते हुए डेमन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसका मन अपनी परछाई की ओर भटक गया, जो उसकी अजीब नई शक्ति का सर्वव्यापी प्रकटीकरण था। अरे, उसने कहना शुरू किया, उसकी आवाज़ में झिझक थी। क्या मैं सही चुनाव कर रहा हूँ? अगर मुझे जीतना है तो मुझे उन सबको कुचलना होगा। छाया की प्रतिक्रिया सरल थी, उसने अपना सिर हिलाया, फिर अंगूठा दिखाया। हे भगवान, बिना किसी कारण के धन्यवाद, डेमन ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह एक क्षण के लिए अपनी परछाई को देखता रहा, उसके चेहरे पर नरमी आ गई। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कभी कोई विकल्प था, है न? उसने कड़वाहट से सोचा। उसके सामने के रास्ते हमेशा से गंदे और बेरहम रहे थे। वह उनकी दयालुता को, अपने संकल्प को कमज़ोर नहीं होने दे सकता था। उसने अपने होंठ काटे और वैलेरियन में एक परिचित एल्वेन तस्कर की एक पुरानी कहावत याद आई। कोई शाश्वत मित्रता नहीं होती, केवल शाश्वत लाभ ही होते हैं। ये शब्द उसके मन में गूंजने लगे और उसका ध्यान योगिनी की ओर चला गया। इससे पहले कि वह इस पर आगे विचार कर पाता, उसके तकिए के नीचे से एक हल्की सी गुनगुनाहट आई। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डेमन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला और वहां छिपा ध्वनि पत्थर निकाला। दूसरी तरफ से मार्कस फेजॉय की चिंता से कांपती आवाज सुनाई दी। डेमन ने गंभीर, दिव्य स्वर अपनाते हुए अपना गला साफ किया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सब कुछ जान सकता हूँ। डरो मत, मैं अकादमी में छिपे राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। स्थिति की बेतुकीता देखकर वह लगभग हंस पड़ा। किसी तरह मार्कस सचमुच डेमन को भगवान मानता था। ये कैसे हुआ? डेमन को यह बात साफ साफ याद थी, आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह कल ही हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। It had started with the cursed ore arrows Damon had hidden under Marcus's bed frame. The corrosive energy from the ore had steadily eroded Marcus's sanity, preying on his paranoia. Coupled with Marcus's lingering suspicions that Damon was a monster in disguise, the effects had taken root quickly, fraying his already unstable mind. But Damon hadn't wanted a raving lunatic, he needed something controllable. Remembering Lilith's offhand comment about sound stones, he had purchased two through Carl's connections. Then, with Anvil's help, he had one of the stones shaped into the likeness of a religious totem. That totem had been carefully placed in Marcus's room. It was a simple but ingenious ruse. The next evening, Marcus returned to his quarters looking half deranged. Unaware of the trap laid for him, he lay on his bed. As the cursed ore gnawed at his mind, his nightmares worsened. He awoke screaming, "Papa future Vigyapan," and Damon had been ready. Marcus woke up drenched in sweat, his breathing erratic as he clutched his blanket like a lifeline. The monsters, they're everywhere. It's too late for the academy. I must flee. No, they won't let me. Haha, they're watching me. Oh, what do I do? Someone save me. His frantic whispers filled the dimly lit room. Every shadow in the corners of his mind seemed alive, every movement of the curtains a harbinger of doom. His thoughts spiraled. If Damon Gray had already been taken by a monster, what hope was there for the rest of the students? What do I do, goddess, please save me, he muttered, his voice trembling. And then, a sound, a faint noise by the window. Fear not, Marcus, I am here. Marcus yelped, tumbling off the bed in a panic. His heart pounded as he scrambled to his feet, eyes darting toward the source of the voice. Who goes there? I am not afraid of you, he stammered, his fear betraying his words. The voice came again, calm and steady. Fear not, Marcus, I am on your side. Marcus blinked, his fear momentarily giving way to confusion. Slowly, hesitantly, he approached the source of the voice.
Who are you? His gaze landed on a yellow stone carving resting on his bedside table. It bore a small crest adorned with a halo, faintly glowing in the dark. Marcus, fear not, the voice emanated from the stone. I am your guardian. I have watched over you since birth. Marcus's eyes widened. Since birth? Are you the goddess? In his own room, Damon almost choked at the absurdity. This idiot can't even tell my voice is male, he thought, barely suppressing a chuckle. Yes, Marcus, Damon replied, his voice steady. I am God. Marcus frowned, skeptical but intrigued. God, not the goddess. Lord God, is that why you sound like a man? Damon ने मन ही मनाह भरी. हाँ, मार्कस, लेकिन डरो मत, मैं देवी की तरफ हूँ. मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ. मार्कस अब भी हिचकिचा रहा था, उसका व्यामोह उसकी टूटी हुई तर्क शक्ति से टकरा रहा था. नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है. डैमन की आवाज़ गहरी हो गई, उसमें दैवीय अधिकार का भाव था. तो फिर मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ, मार्कस. मैं राक्षसों को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगा, खासकर उस राक्षस को जो डेमन ग्रे का वेश धारण किए हुए है. मार्कस ठिठक गया, उसकी सांस अटक रही थी. डी डेमन ग्रे, तो तुम्हें पता है कि वह मर चुका है और दुष्ट जंगल का कोई राक्षस उसका होने का नाटक कर रहा है. पत्थर से आए आवाज ने पुष्टि की. हाँ मार्कस, मुझे पता है. आखिरकार, मैं ईश्वर हूँ. मुझे ये भी पता है कि लाक, इसहाक और टोबियास मर चुके हैं. उनके शरीर इसलिए नहीं मिले क्योंकि उन्हें खा लिया गया था. मार्कस कांप उठा, उसके मन में विचित्र छवियां उभरने लगीं. वह घुटनों के बल गिर पड़ा और पत्थर को पकड़ लिया. हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया, मुझे बचा लो. नाटकीय प्रभाव के लिए आवाज रुक गई, जिससे मार्कस का डर और बढ़ गया. बाकी लोगों के लिए तो बहुत देर हो चुकी है, मार्कस, डेमन ने अंततः कहा. जो दोस्त तुम छोड़ गए हो, वे अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहे. वे राक्षसों के गुलाम हैं जो तुम्हारे सहयोगी होने का ढोंग कर रहे हैं. रीन एम्ब्रिज, अलमोंड गानिया और मैल्कम तातारस्तान, सभी को ले जाया गया है. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इन जहाज़ों को नष्ट करना होगा. मार्कस के चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह पत्थर से चिपक गया. हे भगवान, कृपया, आपको मेरी मदद करनी होगी. डेमन की आवाज़ धीमी हो गई, लगभग अनुनयपूर्ण. स्वर्ग से, पृथ्वी पर मेरी शक्ति सीमित है, लेकिन मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ. सबसे पहले, हमें रीन एम्ब्रिज के जहाज को नष्ट करना होगा. मार्कस ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर रुक गया. उसका चेहरा इस तरह सिकुड़ गया मानो वह पागलपन से लड़ रहा हो. नहीं, नहीं, अगर हम गलत हुए तो क्या होगा? मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकता. अपने कमरे में, डेमन ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाई. उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होने का सबसे अच्छा समय है, उसने सोचा. ठीक है, अब उसे थोड़ा सा दिखाने का समय आ गया है. बहुत अच्छा, मार्कस, डेमन ने सहजता से कहा. यद्यपि मेरी शक्ति यहाँ सीमित है, मैं तुम्हें मुख्य मेज़बान, डेमन ग्रे होने का नाटक करने वाले राक्षस से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सकता हूँ. मार्कस की आंखें आशा से चमक उठीं. हे भगवान, कैसे? डेमन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई जब उसने पत्थर में फुसफुसाते हुए कहा. कल, नाश्ते के समय, उसे इस पवित्र पत्थर से छूना. इसमें मेरी शक्ति है. देखो, वह दर्द से कैसे चीखता है और अपना असली रूप प्रकट करता है. अगर तुम भाग्यशाली रहे, तो शायद तुम राक्षस को बाहर निकलते हुए भी देख सको. मार्कस ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और नए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया. वह पूरी रात डेमन से बातें करता रहा, उसे पूरा यकीन था कि वह किसी देवता से बात कर रहा है. इस बीच, अपने कमरे में, डेमन ने आह भरी, थकावट बढ़ती जा रही थी. ये बेवकूफ़ कितना पागल हो गया है, मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानता. डेमन को वह दिन साफ साफ याद था, वह दिन जब मार्कस सचमुच ईश्वरीय उद्देश्य के भ्रम में खो गया था. यही वह दिन था जब उसे पूरा यकीन हो गया था कि पत्थर में जो आवाज़ है, वह ईश्वर की आवाज़ है. उस सुबह, डेमन अपने हमेशा के साथियों, लियोना वेलेफियर, ज़ैंडर रेवेंसेक्रॉफ्ट, सिल्विया और इवांगेलिन के साथ बैठा था. कैफेटेरिया छात्रों की बकबक से गुलजार था, जो मार्कस के मन में उठ रहे तूफान से बेखबर थे. मार्कस एक छायादार कोने में खड़ा था, तथाकथित पवित्र पत्थर को पकड़े हुए, एक साधारण सा ठोस पत्थर जिसे बेढंगे ढंग से दैवीय रूप में तराशकर बनाया गया था. उसकी आंखें लाल थीं और उनके नीचे काले धब्बे लटक रहे थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसने अपनी ईश्वर से बात करते हुए रात भर जागकर बिताई थी. मैं ईश्वर का चुना हुआ रसूल हूँ. मैं दुनिया को बुराई से मुक्त करूँगा. उसने धीमी और बेचैन आवाज़ में बुदबुदाया. उसकी आंखों में उभरी हुई घबराहट डर और दृढ़ संकल्प, दोनों को जाहिर कर रही थी. मार्कस के लिए, यही उसकी नियति थी.
उसने खुद को प्राचीन खंडहरों को साफ करते हुए एथरस की दुनिया को एक उज्ज्वल और जगमगाते युग में लाते हुए देखा। उसने पत्थर को और कसकर पकड़ लिया, अपने ईश्वर की शांति को महसूस करते हुए जिसे उसने तैयारी समझा। हाँ, वह राक्षसों को नष्ट करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहा है। मार्कस ने खुद को आश्वस्त किया। अपने आत्मविश्वास के बावजूद उसके दिल में डर बना हुआ था। ईश्वर ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसकी योजना कामयाब होगी, और अगर नाकाम भी हुई तो डेमन ग्रे का भेष धारण करने वाला राक्षस उस पर सबके सामने हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे बस विश्वास रखने की जरूरत है। मैं ईश्वर का चुना हुआ प्रेरित हूँ। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मार्कस आगे बढ़ा। वह अचानक दौड़ा और दहाड़ता हुआ हाथ में पत्थर लिए डेमन की मेज की ओर बढ़ा। डेमन, जिसने इस पूरे घटनाक्रम की योजना बनाई थी, अपनी आंखों पर पट्टी के पीछे से एक हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था। उसे तो इसी का इंतजार था। जैसे ही मार्कस मेज के पास पहुंचा, उसने पत्थर डेमन की गर्दन पर दे मारा। डेमन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जोर से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह तड़पने लगा और अपना गला पकड़ लिया। उसने नकली पीड़ा में जमीन पर लौटते हुए इस करतब को जरूर दिखाया। हालांकि यह शर्मनाक था, लेकिन मार्कस की नाजुक मानसिकता को और उजागर करने के लिए यह जरूरी था। मार्कस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके होंठों पर एक विक्षिप्त मुस्कान आ गई। अपना खुलासा करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लियोना की मुट्ठियां उसके चेहरे पर लगीं, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। साले, वह गुस्से से लाल आंखों से गुर्राए। तुमने डेमन पर चुपके से हमला करने की हिम्मत की, जबकि वह पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। ज़ैंडर ने तुरंत उसे रोक लिया और इससे पहले कि वह दूसरा वार कर पाती, उसका हाथ पकड़ लिया। शांत हो जाओ, लियोना। उसने वास्तव में डेमन को चोट नहीं पहुंचाई। शांत हो जाओ। इस बीच इवांगेलिन और सिल्विया दौड़कर डेमन के पास पहुंची। उनके चेहरे पर घबराहट थी। डेमन, जो अभी भी प्रदर्शन में झुका हुआ था, कमजोरी से खांस रहा था, एक हाथ से अपनी छाती पकड़े हुए। उसने मार्कस को लगभग दयनीय नजरों से देखा, और फिर मार्कस को सुनाई देने लायक ऊंची आवाज में डेमन ने एक शब्द कहा, ईश्वर, जो दूसरों के लिए अर्थहीन होना चाहिए था लेकिन मार्कस के लिए। असर तुरंत हुआ। मार्कस, जिसके फटे होंठ से खून टपक रहा था, लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पत्थर को किसी पवित्र अवशेष की तरह पकड़े रहा। वह जोर से हंसा, उसकी आवाज़ कैफेटेरिया में गूंज उठी और वह दरवाजे से बाहर निकल गया, मानो किसी पागल आदमी की तरह हंस रहा हो। जैसे ही मार्कस गायब हुआ, डेमन ने अपनी हरकतें रोक दी और इवांगेलिन और सिल्विया की मदद करने की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। वह अपनी सामान्य उदास मुद्रा में स्थिर खड़ा रहा और खुद पर से धूल झाड़ने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने धीमी आवाज़ में बुदबुदाया। मैं बस हैरान था, बस। मैंने तुमसे कहा था, मैं ठीक हूँ। सिल्विया ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अनिच्छा से सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम खुद को हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हो। ठीक होने की भी अपनी सीमाएं होती हैं। लियोना ने अपनी बाहें क्रॉस की, अभी भी उस दरवाजे को घूर रही थी जिससे मार्कस बाहर निकला था। वो लड़का खुशकिस्मत है कि ज़ैंडर ने मुझे रोक लिया। अगली बार, लगता है मैं अपने कमरे में कुछ भूल गया हूँ, डेमन ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ शांत थी, लगभग अलग थलग। मैं वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पब फ्यूचर विज्ञापन। जवाब का इंतज़ार किए बिना डेमन मुड़ा और चला गया। गलियारों से गुजरते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक और साउंड स्टोन निकाला। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। खैर, यह उम्मीद से बेहतर हुआ। मार्कस छात्रावास से बाहर भागा और सीधे अकादमी के आंगन के एक बगीचे में जा घुसा। हाँफते हुए वह एक अकेले फव्वारे के किनारे गिर पड़ा। पानी की धीमी बुदबुदाहट उसके मन में उठ रहे तूफान को शांत करने में जरा भी कामयाब नहीं हुई। उसके कांपते हाथ ने ध्वनि पत्थर को बाहर खींच लिया, जो कि दिव्य मार्गदर्शन का पात्र माना जाता था। भगवान, भगवान, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? भगवान, 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 कृपया अपने महान प्रेरित को उत्तर दें। मौन। मार्कस की सांसें तेज हो गईं और उसने फिर से कोशिश की, पत्थर को और कसकर पकड़ लिया, मानो वह जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसका डर उन्मत्त बुदबुदाहट में बदल गया। ये खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मैंने राक्षस को उकसाया। अगर यह मुझे मार डाले तो क्या होगा? ओह नहीं, ओह नहीं, ये किसी खंडहर से निकला कोई प्राचीन प्राणी होगा, या किसी कालकोठरी से। नहीं, देवी न करे, अगर यह किसी विश्व कालकोठरी से निकला हो तो क्या होगा? अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकता ने उसे सिहरन से भर दिया। लेकिन जैसे ही निराशा ने जड़ें जमानी शुरू की, पत्थर से एक हल्की, चटकने जैसी आवाज़ आई। खांसी,
खांसी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे महान प्रेरित। मार्कस को राहत की लहर दौड़ गई। पत्थर को पास लाने की जल्दी में वह लगभग गिर ही गया था। हे प्रभु, आप यहाँ हैं। आपको क्या हुआ? क्या आपको चोट लगी है? जवाब देने से पहले आवाज एक क्षण के लिए खामोश रही, प्रत्येक शब्द के बीच में भारी खांसी आ रही थी। खांसी। बच्चे, जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। शैतान और भी ताकतवर हो गया है। जब उस पर वार किया गया तो उसने खांसी नुकसान को अपने गुलामों पर केंद्रित कर दिया। मैं बस उसे कमजोर कर पाया। मार्कस के होंठ कांपने लगे। उसके डर की जगह अब आश्वासन की सख्त जरूरत ने ले ली थी और आंसू बहने लगे थे। मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहता, हे प्रभु। डरो मत, मेरे प्रेषित। मैंने तुम्हें दिव्य अनुग्रह प्रदान करने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग किया है। राक्षस अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन खांसी, हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी। हमें इसके गुलामों को नष्ट करना होगा, इससे पहले कि वह अपनी शक्ति वापस पाले। अब मार्कस के आंसू खुलकर बहने लगे और उसके चेहरे की धूल में मिल गए। लेकिन मेरे दोस्त, आवाज कठोर होती गई, सामान्य शांति की जगह तात्कालिकता की भावना ने ले ली। मुझे माफ कर दो, बच्चे, पर अब वे तुम्हारे दोस्त नहीं रहे। और मैं ये साबित कर सकता हूँ। उनके पास जाओ, चुपके से उनकी परछाइयों को देखो। तुम देखोगे। खांसी। उनकी परछाइयाँ उनके शरीर की मर्जी के बिना हिलती हैं। घिनौने जीवों ने उनका रूप ले लिया है। आवाज रुक गई। नाटकीय प्रभाव के लिए उसने अपना गला साफ किया। वे चले गए हैं, मेरे बच्चे। उनकी आत्माओं को बचाना होगा। मार्कस ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसके आंसू धीमी सिसकियों में बदल गए। क्यों? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? खांसी। अब मैं कमजोर हो गई हूँ, मार्कस, लेकिन तुम मेरे पास हो। मेरे महान प्रेषित। देवी जातियों के लिए एक महान नायक बनना तुम्हारा भाग्य है। हम सब मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे। मार्कस ने दांत पीसते हुए अपना चेहरा पोंछा। उसकी निराशा में संकल्प की एक चिंगारी चमकने लगी। हे प्रभु परमेश्वर, मैं क्या करूं? मुझे बताइए। आवाज धीमी हो गई तथा शांत गणना का स्वर अपनाया गया। तुम्हें दिखावा करना होगा, मेरे प्रेषित। दिखावा करो कि वे अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं। उन्हें फुसलाकर पवित्र स्थलों पर ले आओ जहां मेरी शक्ति प्रबल है, और मैं उन्हें शुद्ध कर दूंगा। मार्कस ने सिर हिलाया, उसके गालों पर अभी भी आंसू बह रहे थे। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे आप पर गहरा विश्वास है, खासकर ये देखने के बाद कि आपने उस राक्षस को कमजोर कर दिया है। लेकिन ये मेरे दोस्त हैं। कृपया मुझे खुद देखने दीजिए। मुझे ये पुष्टि करने दीजिए कि वे सचमुच चले गए हैं। आवाज में निराशा भरी आह भरी गई। बहुत अच्छा, मार्कस, जाओ, उन्हें देखो और सच्चाई को पहचानो। इसे अंतिम अलविदा कहो। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम हिचकिचाते हो, तो मेरे पास तुम्हें छोड़कर दुनिया को बचाने के लिए कोई दूसरा प्रेरित ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मार्कस की पकड़ पत्थर पर मजबूत हो गई, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। मैं समझ गया, प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद आपके दिव्य अनुग्रह के लिए। ये शब्द कहते हुए वह खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका मन एक उद्देश्य से भरा हुआ था। पत्थर को कसकर पकड़े मार्कस अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। उसका दिल भय से भारी था। मार्कस की मुलाकात रीन एम्ब्रिज से क्लास से ठीक पहले एक मंडप में हुई। रीन के लिए ये दोस्तों के बीच एक अनौपचारिक मुलाकात थी। मंडप की लकड़ी की बीमों से छनकर आ रही धूप पत्थर के फर्श पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। रेन मंडप में दाखिल हुआ, उसके लाल बाल रोशनी में चमक रहे थे, उसके चेहरे पर गर्मजोशी थी। मार्कस को देखकर वह स्तब्ध रह गया। एक थका हारा नौजवान, बिखरे नीले बालों वाला और आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां। मार्कस। रीन की आवाज सतर्क और चिंतित थी। मार्कस का जबड़ा कस गया, उसके चेहरे पर शक का मुखौटा छा गया। उसकी उंगलियां जेब में रखे साउंड स्टोन को पकड़ रही थीं। बैठ जाओ, रीन, उसने संक्षेप में कहा। रेन झिझका, लेकिन मार्कस के सामने बैठ गया, अपनी आंखों से बाल हटाते हुए। उसकी नज़रें नर्म पड़ गईं, अपने दोस्त के अजीब व्यवहार का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। मार्कस ने तेजी से सांस छोड़ी, उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। वह पुराने दिनों के बारे में बात करना चाहता था, इस उम्मीद से जुड़ा रहना चाहता था कि रीन अब भी वैसा ही है। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी और जम गई। सुबह के सूरज की रोशनी में लंबी खींची रीन की परछाई अस्वाभाविक रूप से लहरा रही थी। मार्कस का दिल धड़क उठा। परछाई स्वतंत्र रूप से हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, उसके किनारे ऐसे मुड़ रहे थे मानो उसकी ओर हाथ हिला रहे हों। मार्कस पर एक ठंडी दहशत छा गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। आह, विधर्मी! मार्कस चिल्लाया। बिना सोचे समझे वह कुर्सी से उछलकर घास पर लुढ़क गया।
रीन स्तब्ध होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मार्कस, क्या हुआ? लेकिन मार्कस ने कुछ नहीं सुना। वह उछलकर खड़ा हुआ और भाग गया, उसकी घबराई हुई चीखें आंगन में गूंज रही थीं। दूर रहो मुझसे। रेन ने पलकें झपकाईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीछा करे या घबरा जाए। वह एक कदम आगे बढ़ा। मार्कस, रुको। जब रीन ने उसका पीछा करना शुरू किया तो मार्कस की घबराहट 10 गुना बढ़ गई। उसके लिए रीन का पीछा करना उसके राक्षसी स्वभाव का प्रमाण था। दूर हटो, राक्षस! मार्कस और भी तेजी से दौड़ते हुए चिल्लाया। रेन हक्का बक्का सा रुक गया। उसका हाथ हवा में लहरा रहा था, मानो अपने भागते हुए दोस्त की ओर बढ़ रहा हो। क्या बकवास है? वह बुदबुदाया, मार्कस को दूर गायब होते देख। रेन की भौहें तन गईं, उसकी चिंता और गहरी हो गई। उसने मार्कस की नाजुक मानसिक स्थिति के बारे में अफवाहें सुनी थीं, खासकर लाक और आइजैक की मौत के बाद। अकादमी हमेशा से ही खतरनाक रही थी, लेकिन हाल ही में मौतें चिंताजनक रूप से लगातार होने लगी थीं। और फिर टोबियास भी था। रेन ने उनके हालिया नुकसान की याद में अपनी मुट्ठी भींच ली। मार्कस सदमे में होगा, रीन ने बुदबुदाया। अकादमी की मौतों की जांच धीमी थी और मृतकों के परिवारों को अभी तक सूचित नहीं किया गया था। टोबियास की मां, रीन ने सुना था, जवाब मांगने के लिए वॉयेज द्वीप से यात्रा कर रही थीं। रेन को पता भी नहीं था कि डेमन सचमुच परछाइयों से यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसकी परछाई, जिसे उसने रेन से जोड़ रखा था, मार्कस के व्यामोह का कारण बन रही थी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ डेमन ने परछाई को पीछे हटा दिया, उसे बिना देखे ही खिसक जाने दिया और मार्कस के पास वापस लौट आया। उसके बाद से डेमन का साया मार्कस का पीछा एक भयावह भूत की तरह करने लगा, और जब भी मार्कस अपने किसी दोस्त से मिलता तो वह प्रकट हो जाता। हर बार जब मार्कस उनके पीछे कोई अस्वाभाविक हलचल देखता तो उसका भय और गहरा हो जाता। डेमन अपने बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह मन ही मन उन घटनाओं को दोहराने लगा। ये वास्तव में एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम संतोषजनक थे। मार्कस संदेह और भय में और गहराई से डूबता जा रहा था। अपने दोस्तों पर उसका भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। पब फ्यूचर एड्स। पिछले 2 दिनों में यही सब हुआ। डेमन अपने बिस्तर पर लेटा था, ऊपर की छत उसकी योजनाओं का एक खाली कैनवास थी। मन ही मन अपनी योजनाओं को जोड़ते हुए उसके होंठों से एक आह निकली। वह रीन एम्ब्रिज को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने फिलहाल इसे टालने का फैसला किया। धैर्य रखना उसके लिए एक गुण था, खासकर जब मिड सेमेस्टर मूल्यांकन बस 1.5 हफ्ते दूर था। डेमन लापरवाह नहीं था। मौतों का सिलसिला अनदेखा नहीं हुआ था। वह जानता था कि अकादमी प्रशासन अंततः कार्रवाई करेगा, और हालांकि उनकी जांच अभी तक गति नहीं पकड़ पाई थी, ये बस समय की बात थी। वे अभी तो सिर्फ प्रोफेसर हैं, डेमन ने मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन अंततः उन्हें भी इसका पता चल ही जाएगा। वह इस पर भरोसा कर रहा था। एक ही दोस्त समूह की हत्याओं से लोगों की भौहें तनना स्वाभाविक था, और गहरी जांच की जरूरत थी। ये जांच सीधे मार्कस तक पहुंचती। डेमन ने टोबियास की हत्या करते समय मार्कस की वर्दी पहनकर और सबूत छोड़कर यह सुनिश्चित कर लिया था, एक लापरवाही भरी जानबूझी गलती। योजना भयावह और सटीक थी। वह मार्कस को राक्षसों के अज्ञात देवता का विधर्मी उपासक बताता था। डेमन मार्कस को बहकाकर उससे अपराध स्वीकारोक्ति लिखवाता था, उस पर चिन्ह बनाता था और इस देवता के नाम पर अपने दोस्तों की हत्याओं का विवरण लिखवाता था। ये सब करते हुए मूर्ख को ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि वह पवित्र ग्रंथ लिख रहा है। कुलीन परिवार अपने बच्चों की मौत का जवाब मांगने यहाँ आएंगे, डेमन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, और बेचारा मार्कस इतना मर जाएगा कि वह अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। जब वे मार्कस के कमरे की तलाशी लेते तो उन्हें अपराध सिद्ध करने वाले सबूत मिल जाते। फेजॉय परिवार विधर्म से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहता था, इसलिए मामले को सावधानी से निपटाने की कोशिश करता। इसका मतलब है कि वे मेरे हत्याकांड के लिए अन्य परिवारों को मुआवजा देंगे, डेमन ने सोचा। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। कुलीन परिवार संभवतः मंदिर और धर्माधिकरण को शामिल न करने पर सहमत हो जाते। कोई भी नहीं चाहता था कि पवित्र आदेश उनके मामलों में दखलंदाजी करे, खासकर सोल्थियन में रहने वाले लोग। अकादमी भी सहयोग करेगी, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेताब। अपनी छत के नीचे एक विधर्मी का होना विनाशकारी होगा। डेमन ने बेदाग निकल जाने की योजना बनाई। उसके अपराध धोखे और कुलीन राजनीति की परतों के नीचे दब गए। अपने होंठ काटते हुए डेमन ने बाद की स्थिति के बारे में सोचा। बदला पूरा होने के बाद उसे अपनी परछाई को खिलाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? बेवजह बेगुनाह लोगों का शिकार करना अब उसे रास नहीं आ रहा था। अगला तार्किक निशाना अपराधी थे, लेकिन ज्यादातर अपराधी गिरोह बनाकर काम करते थे। उन्होंने अपना सिर हिलाकर इस विचार को फिलहाल खारिज कर दिया।
मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन उसकी प्राथमिकता थी। ये दुष्ट वन में होना था और डेमन के पास परिणामों को अपने पक्ष में करने की एक योजना थी। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे बाधा पार करनी होगी, डेमन ने बुदबुदाया। बैरियर के उस पार देखे गए वेंडिगो की याद से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन जानता था कि वहां और क्या क्या भयानक चीजें छिपी होंगी। दुष्ट वन अपने खतरे के लिए कुख्यात था, प्राचीन खंडहरों और मृत क्षेत्रों का एक नरक जो अनुभवी साहसी लोगों को भी निगल सकता था। जो कुछ भी बाहर है वह और भी बुरा होगा, डेमन ने अपने आप से कहा और अपनी हिम्मत जुटाई। उसके पास बड़े बड़े जाल बिछाने के साधन तो नहीं थे, लेकिन वह परीक्षा स्थल का नक्शा बना सकता था और छात्र परिषद कार्यालय में देखे गए नियमों का फायदा उठा सकता था। पारंपरिक तरीका काम नहीं करता, टोबियास ने सीधे टकराव में उसे लगभग मार ही डाला था। मुझे बॉक्स के बाहर सोचना होगा, डेमन ने सोचा। उसके दिमाग में एक जोखिम भरा विचार आया। यदि मैं अपनी छाया भूख को पर्याप्त रूप से बढ़ने दूं तो मुझे आंकड़ों में वृद्धि मिल सकती है। यह विचार तो लुभावना था, लेकिन वह इसके खतरों से वाकिफ था। भूख उसे नियंत्रण खोने पर मजबूर कर सकती थी, उसे एक खूंखार जानवर में बदल सकती थी, जिससे सभी प्रथम वर्ष के बच्चों को मारने का उसका उद्देश्य विफल हो जाता। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। ठीक है, तो डेमन ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं जंगल को जलाकर राख कर दूंगा। अकादमी की दीवारों के पास की परछाइयों से एक छोटी गाड़ी निकली, जिसके पहिए उबड़ खाबड़ जमीन पर धीरे धीरे चरमरा रहे थे। धुंधली चांदनी में पेड़ों की छतरी के नीचे छिपा, नीली आंखों और भूरे बालों वाला एक युवक नीचे कूदा। जमीन पर उतरते ही उसका लंबा लबादा लहरा रहा था। उसने घोड़ों को धीरे से थपथपाया, उनके बेचैन कदम उसके स्पर्श से शांत हो गए। वह कहाँ है? उसने अंधेरे परिवेश को देखते हुए धीरे से पूछा। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसके पीछे से एक शांत आवाज आई, क्या तुम सब कुछ ले आए? वह आदमी घबरा कर चौंक गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देवी, डेमन, ऐसा मत करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। तुमने मुझे लगभग दिल का दौरा ही डाल दिया था। भगवान न करे, मुझे लगा कि तुम्हारा कोई प्रोफेसर चुपके से मेरे पास आ रहा है। डेमन करीब आया, उसकी अभिव्यक्ति पहले जैसी ही अस्पष्ट थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, छिपी हुई, उसे एक अलौकिक रूप दे रही थी। नीली आंखों वाले युवक कार्ल्स को डेमन अलग लग रहा था, ज्यादा थका हुआ, शायद परेशान भी। तुम ठीक तो हो? कार्ल्स ने झिझकते हुए सिर झुकाते हुए पूछा। तुम अलग लग रहे हो। डेमन के होंठ कड़े हो गए जब उसने दूसरी ओर देखा। कुछ नहीं, उसने भावशून्य स्वर में कहा, बस थोड़ी भूख लगी है। कार्ल्स ने संदेह भरी भौहें उठाईं, लेकिन आगे कोई दबाव नहीं डाला। क्या अकादमी में तुम्हें खाना नहीं मिलता? उन्होंने हल्के स्वर में पूछा। मैंने सुना है कि वहाँ के छात्र रईसों की तरह खाते हैं, मोटे किस्म के। यार, हमारे जैसे गली के चूहों के लिए तो राजाओं की तरह खाना एक सपने जैसा होगा। जब डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी अजीब सी हंसी फीकी पड़ गई। उसने अपने साथी की तरफ देखा, उसकी नज़र डेमन के पीले चेहरे पर ही टिकी रही। खैर, आप पहले से ही एक सुंदर रईस की तरह दिखते हैं, हालांकि थोड़े उदास हैं। बस कार्ल्स, डेमन ने तेजी से बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे सब कुछ जलमार्ग के पास ले जाने में मदद करो। कार्ल्स हिचकिचाया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई जब वह बैरल और बक्से से लदे हुए गाड़ी की ओर मुड़ा। मुझे पता है कि यह मेरा काम नहीं है, उसने सावधानी से कहा, लेकिन इतनी सारी ड्रैगन सांसों के साथ तुम क्या योजना बना रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अकादमी को जलाकर राख कर देना चाहते हो। और ये सब चीज़ें किस लिए हैं? डेमन की भावशून्य निगाहें उस पर टिकी रहीं। आप सही कह रहे हैं, यह आपका कोई काम नहीं है। कार्ल्स ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए आह भरी। डेमन का ठंडा व्यवहार कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यह उसे परेशान कर रहा था। बिना कुछ कहे दोनों ने सामान उतारना शुरू कर दिया। कार्ल्स ये सोचे बिना नहीं रह सका कि डेमन ने अकादमी की बाधाओं को पार करने के लिए इन सभी बैरल और औजारों को कैसे ले जाने की योजना बनाई होगी। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते कार्ल्स जादुई सुरक्षा बलों द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने या सीधे हमला किए जाने के बिना परिधि से बाहर कदम नहीं रख सकता था। केवल पंजीकृत छात्र और प्राध्यापक ही बैरियर पार कर प्रवेश कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हम इन सभी संदिग्ध चीजों के साथ सामने के गेट से आसानी से निकल सकते हैं, कार्ल्स ने डेमन की ओर देखते हुए सोचा। लेकिन कार्ल्स ने अपनी शंकाएं जाहिर नहीं की। डेमन उसे अच्छी तनख्वाह दे रहा था और वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपने खतरनाक दोस्त की मानसिकता में छेद करे। उसने देखा था कि डेमन क्या क्या कर सकता है और उन लोगों के अवशेष भी जो उसके साथ अन्याय करते थे। 4 घंटे बाद डेमन ने अकादमी के छिपे हुए जलमार्गों से आखिरी रसद ढोली थी।
कार्ल्स गाड़ी के सहारे झुका हुआ, दया और भय के मिले जुले भाव से डेमन की पीछे हत्ती आकृति को देख रहा था। देवी उसे बचाओ जिस पर वह ये सब प्रयोग कर रहा है, कार्ल्स ने धीरे से कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। बिना देर किए वह वापस छाया में चला गया, किसी भी गार्ड या अकादमी स्टाफ से बचने के लिए जो उस पर अचानक आ सकता था। डेमन जो भी योजना बना रहा था, कार्ल्स उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। डेमन सामान व्यवस्थित करते करते पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी परछाई की भूख खतरनाक 77% तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए साय से मिलने वाले आंकड़े बढ़ाने की ज़रूरत थी। पिछले 4 घंटों में उसने कार्ल्स के संपर्कों से जो कुछ भी खरीदा था, उसे बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। आग लगाने वाली सामग्री, अग्नि क्रिस्टल, बांस और ड्रैगन की सांस के बैरल, जो एक बेहद ज्वलनशील तरल गैस है। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था, और सवाल यह है कि उसे पैसे कहाँ से मिले, खासकर जब वह लगभग कंगाल हो चुका था। उसने लियोना से एक बड़ी अग्रिम राशि ली, इतनी कि उसे इस खर्च पर खून के आंसू बहाने का मन करने लगा। लेकिन यह ज़रूरी था। उसकी योजना का अगला चरण और भी कठिन था। बैरियर के पार परीक्षा स्थल का नक्शा बनाना सबसे आसान काम था। फिर सबसे मुश्किल काम था विस्फोटकों और ड्रैगन्स ब्रीथ को रणनीतिक छिपे हुए स्थानों पर स्थापित करना। वह बांस की मदद से अस्थायी पाइपलाइनें बनाएगा और उन्हें ऐसी जगहों पर लगाएगा जहां उनका पता लगाना मुश्किल हो। आजकल आगजनी बहुत काम का काम है, डेमन ने धीरे से कहा। और उसे ये सब आज रात ही करना था, रेन एम्ब्रिज को मारने के लिए समय पर लौटने से पहले। दृढ़ निश्चय के साथ डेमन बाधा के पार चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाधा पार करना भ्रामक रूप से आसान था, हालांकि इससे उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसका रास्ता उसे उस खड्ड के पार ले गया जहां उसे कभी मरने के लिए छोड़ दिया गया था और जहां उसकी परछाई में विलीन होने वाली सत्ता प्रकट हुई थी। ये स्मृति उसके मन में घर कर गई, उसे भय से भर दिया और मार्कस तथा उसके दोस्तों को मार डालने का उसका संकल्प और गहरा हो गया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी नदी के पास पहुंचकर उसकी चिंता चरम पर पहुंच गई, जो अकादमी की सुरक्षा की असली सीमा थी। अगर वह उसे पार कर जाता तो वह दुष्ट वन में प्रवेश कर जाता और अवरोध की सुरक्षा पीछे छूट जाती। डेमन ने अपनी परछाई की अनुभूति को पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में फैलाया, हर बारीकी को आत्मसात किया। लेकिन संवेदी जानकारी की विशाल मात्रा ने उसे अभिभूत कर दिया और उसने तुरंत उसे वापस खींच लिया। खंडित छवियों का ये बहुरूपदर्शक उपयोगी होने के बजाय विचलित करने वाला ज्यादा था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और उसे जेब में रख लिया। एक छोटी खुदाई करने वाली मशीन, एक फावड़ा और अपनी वर्दी के नीचे छिपे हथियारों से लैस डेमन आगे बढ़ा। शोर से बचने के लिए उसने कुछ पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए सावधानी से नदी पार की। जैसे ही उसके पैर दूसरे किनारे पर पड़े, हवा बदल गई, ठंड बढ़ती गई और एक दमनकारी भयावह जादुई ऊर्जा उस पर हावी हो गई। पेड़ और भी ऊंचे हो गए, उनकी घुमावदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। परछाइयां अस्वाभाविक रूप से लंबी होती गईं और डेमन को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सी लहर सी महसूस हुई। उसके रोम रोम ने उसे पीछे मुड़ने के लिए चीखा। उसकी सहज प्रवृत्ति, जो पहले से भी ज्यादा तेज थी, उसे आगाह कर रही थी कि वह सचमुच खतरे में है। अपने दांत पीसते हुए डेमन ने डर को दबा दिया और चुपचाप इस तथ्य को कोसने लगा कि उसका रेमोसलेस कौशल सक्रिय नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मुट्ठियां कस लीं। यही एकमात्र रास्ता है, उसने खुद से कहा, और इसलिए अपने हृदय में दृढ़ संकल्प के साथ डेमन जंगल के अंधेरे में कदम रख दिया, ये जानते हुए कि यदि वह जीतना चाहता है तो उसे सब कुछ जोखिम में डालना होगा। दुष्ट वन एक ऐसी जगह थी जहां प्रकाश पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था। प्राचीन वृक्षों की घनी छतरी आकाश को ढक लेती थी, नीचे सब कुछ एक दमनकारी अंधकार में डूब जाता था। डेमन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, उसकी छाया वर्धित दृष्टि उसे आसानी से रास्ता खोजने में मदद करती थी। वह नपे तुले खामोश कदमों से आगे बढ़ रहा था, उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, इलाके का नक्शा बनाना और उन जगहों की पहचान करना जहां आग लग सकती थी और फैल सकती थी, साथ ही इतना छिपा रहना कि पता न चले। हालांकि ज्यादा जरूरी था उन जीवों से बचना जो इस जंगल को अपना घर मानते थे। दुष्ट जंगल के बाहरी इलाके में होने का मतलब था कि यहाँ के राक्षस शायद कमजोर थे, पहले दर्जे के, किसी प्रथम श्रेणी के तरक्की के समान, लेकिन वे भी उसे मारने में सक्षम थे। डेमन की छाया धारणा लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती थी तथा सोनार की तरह क्षेत्र को स्कैन करती रहती थी। उसके पैरों तले जमीन उबड़-खाबड़ थी, मिट्टी काली और लगभग तैलीय थी। पेड़ पौधे जंगल की भयावह आभा का एक अशांत सामंजस्य थे, जिसमें मुड़ी हुई जड़ें और नुकीली झाड़ियां थीं।
हवा भारी, नमी से भरी और खून की हल्की, धात्विक गंध लिए हुए लग रही थी। डैमन ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। ये गंध क्या है? उसकी नज़रें बदल गईं और जल्द ही उसे बीमार करने वाली बदबू का स्रोत मिल गया। लाश के फूल, बड़े, लाल लाल फूलों की चौड़ी, मांसल पंखुड़ियाँ धुंधली रोशनी में चमकती हुई प्रतीत होती थीं। उनसे एक मीठी, सड़ी हुई सुगंध निकलती थी जो बेहद मनमोहक थी। डैमन उनकी प्रसिद्धि से अच्छी तरह वाकिफ था। ये फूल शिकार को अपनी ओर आकर्षित करते थे, फिर मतिभ्रम पैदा करने वाले बीजाणु छोड़ते थे जो स्पष्ट, भयावह दृश्य उत्पन्न करते थे। जब उनका शिकार अशक्त हो जाता तो पौधे की जड़ें उन्हें लपेट लेतीं, धीरे धीरे उनका मन चूसतीं, जब तक कि वे मर नहीं जाते। डैमन ने तुरंत ही कई सावधानी भरे कदम पीछे खींच लिए। वह मौत के जाल के पास जाने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, उसने महसूस किया कि उसके टखने के चारों ओर कुछ चिकना और ठंडा लिपटा हुआ है। वह ठिठक गया और नीचे की ओर देखने लगा। वेन फेंग वाइन्स, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका पेट बैठ गया। मोटी, हरी काली लताएं चमकदार कांटों से ढकी हुई थीं जिनसे जहरीला स्राव निकल रहा था। हवा के कंपन से प्रतिक्रिया करते हुए वे सांपों की तरह हिलती थीं, और अगर वे किसी तरह झपट कर अपना जहर उगल देतीं तो लकवा मार जाना तय था। डैमन का खंजर पल भर में उसके हाथ में था। उसने तेज और सटीक हरकतों से अपने टखने के चारों ओर लगी बेल को चीर डाला, इससे पहले कि बाकी बैलें उसे उलझा पातीं। वह जमीन पर लुढ़क गया क्योंकि और भी बैलें उसकी ओर झपट रही थीं, लेकिन बाल बाल उनकी पकड़ से बच गया। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। उसका शरीर पहले से ही सुन्ना हो रहा था, उसके अंग सुस्त और निष्क्रिय हो गए थे। लानत है, वह बुदबुदाया, अपनी वर्दी में से उस मारक औषधि को ढूंढते हुए जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। उसने शीशी निकाली और उसे गटक लिया। कड़वा तरल उसके गले में जलन पैदा कर रहा था। कुछ ही पलों में उसके अंगों में फिर से सनसनी फैल गई और उसने राहत की सांस ली। ये तो बहुत नज़दीक था। डैमन बुदबुदाया और खुद को खड़ा किया। ये जगह वाकई मौत का जाल है। एक क्षण के लिए वह हिचकिचाया, जंगल का भार उस पर दबा हुआ था। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? यह विचार उसके मन में रुका रहा, लेकिन उसने जल्दी से अपने होंठ काट लिए और उसे दबा दिया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया तो उसे निकाल दिया जाएगा, और केल को सही साबित करने का अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके अलावा मैंने इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है। मैं इसे बर्बाद होते देखने के बजाय मरना पसंद करूंगा, उसने बुदबुदाया। उसके अंदर एक नए दृढ़ संकल्प ने उसे और भी दृढ़ कर दिया। अपने डर को एक तरफ धकेलते हुए डैमन ने खुद को संभाला और जंगल में और अंदर चला गया। हर कदम उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। आगे जो भी खतरा होगा वह उसका डटकर सामना करेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। डैमन ने दुष्ट जंगल के खतरनाक इलाके का नक्शा बनाने में 3 घंटे बिताए, जहां उसे हर तरह की जानलेवा वनस्पतियों का सामना करना पड़ा। हर कदम खतरे से भरा था और एक से ज्यादा बार उसका बचना खतरे में पड़ गया। एक समय पर डैमन ने खुद को डस्क ब्लूम फंगस के जाल में फंसा पाया, जिसकी लंटें उसकी ऊर्जा को चूस रही थीं। वह किसी तरह आज़ाद होने में कामयाब रहा, लेकिन इससे पहले उसने अपनी कीमती एचपी खो दी। बाद में एक ग्रेड लिली से टकराने के बाद वह 3 मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा और जोरदार मतिभ्रम ने उसकी चेतना को तार तार कर दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी पीड़ा की धीमी चीखों ने पास में मौजूद एक राक्षस नोक्टन स्टैग का ध्यान आकर्षित किया। उस राक्षसी जीव का फर एकदम काला था जो प्रकाश सोख लेता था, जिससे वह धुंधले जंगल में लगभग अदृश्य हो जाता था। उसकी हल्की चमकती आंखें और नुकीले सींग उसे एक अलौकिक खतरा बना रहे थे। हिरन के आने की आहट सुनकर डैमन अंधाधुंध भाग गया और एक नाले में गिर पड़ा। उसने जल्दी से खुद को पानी में डुबो लिया और अपनी परछाई की मदद से यह सुनिश्चित किया कि सतह के नीचे कोई खतरा तो नहीं है। अपने जल उत्सव कौशल की बदौलत डैमन ने उस पूरे घंटे तक अपनी सांस रोके रखी जब तक नोक्टन स्टैग नदी के किनारे अपने शिकार की तलाश में मंडराता रहा। आखिरकार जब वह चला गया तो डैमन पानी से बाहर आया, भीगा हुआ और कांपता हुआ, लेकिन जिंदा। ये कठिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। डैमन एक विशाल विषैले फ्लाई ट्रैप के भस्म होने से बाल बाल बचा। आखिरी मौके पर उसके धारदार दांतों से बच निकला। इसके बाद मौत से उसके कई और टकराव हुए, जिनमें से हर एक ने उसकी किस्मत और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। लगातार खतरे के बावजूद डैमन ने महत्वपूर्ण प्रगति की। उसने उन क्षेत्रों की पहचान की जहां आग आसानी से फैल सकती थी, और तेल की बेलों और खोखले पेड़ों के समूहों की खोज की जो आदर्श प्रज्वलन बिंदु थे। एक खोखले पेड़ पर जानलेवा मधुमक्खियों का एक छत्ता था, और उसके पास पहुंचने पर उसकी जान लगभग चली गई। उन्होंने सावधानीपूर्वक इलाके का नक्शा भी बनाया, राक्षसों के ठिकानों को चिन्हित किया और यहाँ तक कि वे वेंडिगो की मान तक भी पहुँचे,
जहां से वे जंगल में अपने अंतिम प्रयास के दौरान बाल बाल बच निकले थे। रात के अंत तक डेमन अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। थका हारा और पस्त होकर उसने अपने औजार इग्निस वाइन से घिरे एक खाली खोखले पेड़ में छिपा दिए। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, उसकी गंध छिपाने के लिए काली मिट्टी से ढका हुआ था। उपचार औषधियां लेने के बाद भी वह घायल रहा और उसकी जीवन शक्ति खतरनाक रूप से कम हो गई थी। केवल 30 एचपी बचा है, वह आगे बढ़ते हुए दर्द से कराहते हुए बोला। जाने के लिए आतुर डेमन अकादमी के बैरियर की ओर बढ़ा, उसका शरीर आराम के लिए चीख रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस छोटी सी नदी के पास पहुंचा जो सीमा रेखा को चिन्हित करती थी, एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। उसकी छाया की अनुभूति बढ़ गई तथा उसे भय का एहसास हुआ, क्योंकि उसे राक्षस की स्पष्ट उपस्थिति का आभास हुआ। ये वेंडिगो था। वह जीव उसके आधे किलोमीटर के बोध क्षेत्र के किनारे पर ही मंडरा रहा था, लेकिन डेमन जानता था कि वह उसे अस्वाभाविक स्पष्टता से देख सकता है। वेंडिगो की रक्तपिपासा हवा में फैल गई, मानो उस पर एक भारी बोझ पड़ गया हो। उन्होंने कहा कि काश उन्होंने अपनी धारणा को और अधिक फैलाया होता। बिना किसी हिचकिचाहट के डेमन भाग गया। उसकी छाती में दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसका रिमोर्सलेस कौशल सक्रिय हो गया, जिससे उसका ध्यान केंद्रित हुआ और उसके शरीर को उसकी सीमा तक धकेला गया। उसने अपनी 5x गति का इस्तेमाल किया, उसकी हरकतें धुंधली थीं और वह बैरियर की ओर दौड़ा। लेकिन वेंडिगो तेज था। उसकी तेज रफ्तार किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा थी और उसने बड़ी आसानी से दूरी तय कर ली। डेमन को उसकी उपस्थिति का एहसास हो रहा था, मृत्यु का आदिम भय उसके मन को जकड़ रहा था। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए डेमन ग्रे आज रात मरने वाला था। डेमन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और नदी की ओर दौड़ पड़ा, उसका दिल उसकी छाती में ढोल की तरह धड़क रहा था। 5x स्पीड बूस्ट के साथ उसके पैर उसे उसकी सामान्य गति से 5 गुना तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और जंगल में तेजी से दौड़ते हुए उसका आसपास का दृश्य धुंधला होता जा रहा था। रिमोर्सलेस स्किल ने उसके दिमाग को तेज कर दिया था और वह हर संभव विकल्प का ठंडे और क्रूर कौशल से विश्लेषण कर रहा था। पहला विकल्प, लड़ाई। ये सोचने लायक भी नहीं था। उसकी हर कल्पना का अंत एक ही होता, उसकी मौत। वेंडिगो उससे कहीं ज्यादा तेज, ताकतवर और खतरनाक था, एक ऐसा शिकारी जो हर तरह से उससे बेहतर था। अगर वह उस पर तीर भी चलाता तो भी नतीजा वही रहता। तमाम भयावह संभावनाओं के बीच भागना ही एकमात्र विकल्प था जिससे बचने की थोड़ी सी भी संभावना थी। और वह भी असंभव लग रहा था। मैं पहले कभी नहीं मरा, मैं अब भी नहीं मर रहा। डेमन ने अपने होंठ काटे और उस बढ़ते डर को दबा दिया जो उसे घेरने वाला था। उसका अस्तित्व हर सेकंड को महत्वपूर्ण बनाने पर टिका था और उसके पास ओमनी डायरेक्शनल गियर के अलावा एक ही लाभ था। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उसके बचने की संभावनाएं उसके पक्ष में नहीं थीं। उसकी गणनाएं धूमिल थीं, अगर बच भी पाए तो मुश्किल से ही बच पाएंगे। जैसे ही वह झाड़ियों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा, उसके चारों ओर जंगल धुंधला सा हो गया, उसकी सांसें तेज लेकिन नियंत्रित थीं। उसके पीछे वेंडिगो ने भयानक गति से खाई को पाद दिया। उसके पंजों ने काली पड़ चुकी मिट्टी में गहरे गड्ढे खोद दिए, उसकी कर्कश गड़गड़ाहट जंगल में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। डेमन को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। शैडो परसेप्शन ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह कितना पास है, अब उससे 7 मीटर से भी कम पीछे। उसकी दमनकारी आभा उस पर पड़ रही थी, एक स्पष्ट अनुस्मारक कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं था। जैसे ही वह पेड़ों की कतार को चीरता हुआ आगे बढ़ा, नदी नजर आने लगी। ये खुला रास्ता दुष्ट जंगल के घुटन भरे अंधेरे से थोड़ी राहत देने वाला था, लेकिन डेमन जानता था कि उसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वेंडिगो उसके ठीक पीछे था, इतना करीब कि वह महसूस कर सकता था कि उसकी जानलेवा मंशा उस पर किसी भारी बोझ की तरह दबाव डाल रही है। ये बात सच साबित हुई। जानवर के लंबे पंजे हवा में तेजी से वार कर रहे थे, डेमन को 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से। लेकिन हमला कुछ इंच की दूरी से चूक गया। डेमन ने अपने सर्वदिशात्मक उपकरण का हुक नदी के उस पार एक मजबूत पेड़ की ओर फेंका। यंत्र जोर से दहाड़ा और उसे हवा में उछालकर उस जीव की पहुंच से दूर कर दिया। वह दूसरी तरफ जमीन पर जोर से गिरा, शाखाओं और झाड़ियों से टकराता हुआ, फिर फिसलकर रुक गया। उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया, एक हल्का सा दर्द उसके सिर और अंगों तक फैल गया। कराहते हुए उसने खुद को जबरदस्ती सीधा खड़ा किया। दर्द पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अपनी बेताब उड़ान फिर से शुरू कर दी। वेंडिगो ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह नदी के बीचों बीच एक नुकीली चट्टान पर सहजता से कूदा, फिर आगे की ओर उछला। 2 छलांगों में ही वह नदी पार कर गया और चुपचाप दूसरे किनारे पर उतर गया। डेमन का दिल बैठ गया जब राक्षस ने एक बार फिर दूरी कम कर दी, उसकी गति बेरहम थी।
उसने अपने गियर का हुक दूसरे पेड़ पर मारा और घने जंगल की छतरी के बीच से झूलते हुए अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गया। वेंडिगो ने अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए शिकारी निगाहों से उसकी हरकतों पर नजर रखी। वह आगे बढ़ा, भयानक सहजता से उसकी गति से कदम मिलाते हुए। डैमन ने अपने दांत पीस लिए, उसका जबड़ा दृढ़ निश्चय से कस गया। लगभग पहुंच ही गया हूं, बस थोड़ा और मैं बैरियर पार कर लूंगा। डैमन अपनी गियर की गति से जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी सांसें तेज और दिल धड़क रहा था। आगे अकादमी के बैरियर की धुंधली सी विकृति दिखाई दे रही थी, घोर अंधेरे में आशा की एक किरण। उसे राहत मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। बैरियर के पास पेड़ कम थे, जिससे उसके सर्वदिशात्मक गियर के लिए जगह कम पड़ रही थी। डैमन ने पहले ही इस समस्या का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह घबरा गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि वेंडिगो को उसका उद्देश्य समझ आ गया था और उसने अपना रास्ता बदलकर उसे सुरक्षित पार करने से पहले ही रोक लिया। धिक्कार है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कोई और चारा न होने पर उसने अपने हुक बैरियर के आगे आखिरी पेड़ पर ऊंचे से दागे, जिससे वह पेड़ों की कतार से ऊपर चला गया। इस गति ने उसे तेज रफ्तार से बैरियर की ओर तेजी से धकेल दिया। मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है, डैमन ने तनाव भरी आवाज में कहा, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। जैसे ही वह हवा में उछला, वेंडिगो भयानक गति से उसके पास आ पहुंचा। वह जानवर उछला, उसके पंजे धुंधली रोशनी में चमक रहे थे और हवा में ही उस पर झपटा। वेंडिगो के पंजों ने डैमन के शरीर को चीर डाला और उसकी पीठ में दर्द के साथ उसकी कमर टूट गई। खून लाल धुंध की तरह छिड़का और वह बैरियर के ठीक बाहर जंगल के फर्श पर जोर से गिरा। उसका शरीर फिसलकर रुक गया और उसके पीछे खून की लकीरें बन गईं। सब कुछ शांत हो गया। पब फ्यूचर विज्ञापन, डिंग, HP 1/50। डैमन मुश्किल से हिल पा रहा था, उसकी आंखें घूम रही थीं क्योंकि उसकी कटी हुई पीठ से खून बह रहा था। वेंडिगो आगे बढ़ा, उसकी दहाड़ धीमी और भयावह थी, लेकिन रुक गया। वह बैरियर पार नहीं कर सका। डैमन जोर से खांसने लगा, उसके होठों से खून निकलने लगा। मैं यहाँ नहीं मरने वाला। कांपती उंगलियों से उसने अपनी जैकेट में हाथ डाला और औषधि ढूंढने लगा। उसका दूसरा हाथ उसकी बगल में लटक गया था, टक्कर से टूट गया था। अपनी पूरी ताकत से शीशी को पकड़कर उसने उसे मुंह तक पहुंचाया और कांच को तोड़ने के लिए दांतों से काटा। शीशी के टुकड़े उसके मसूड़ों में धंस गए और औषधि में खून मिल गया, फिर भी उसने सब निगल लिया। जैसे ही औषधि का जादू असर करने लगा, उसके शरीर में गर्माहट फैल गई, उसके जख्म भर गए और फटे हुए मांस को फिर से जोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी लौट रही है, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। वेंडिगो गुर्राया, उसकी चमकती आंखें उस पर बेकाबू नफरत से टिकी थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। डैमन उस जीव की पहुंच से थोड़ा दूर पड़ा था। 2 दर्दनाक मिनटों के बाद वह किसी तरह खड़ा हो पाया, हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसका HP वापस मामूली 2050 पर आ गया था। खून की कमी से उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी, लेकिन उसका गुस्सा साफ और प्रज्वलित था। उसने क्रोध और आक्रोश के मिश्रण से वेंडिगो को घूरा। उस औषधि की कीमत मुझे 100,000 देनी पड़ी। उसकी आवाज़ भारी थी, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके स्वर में जहर साफ झलक रहा था। वेंडिगो ने जवाब में गुर्राहट की, उसका शरीर तनावग्रस्त था, उसे बाधा पार करने की चुनौती दे रहा था। डैमन ने आंखें सिकोड़ लीं, उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें इसका भुगतान करना होगा, ब्याज सहित, वह फुसफुसाया। आंख के बदले आंख। तुम्हें उस दिन बहुत पछतावा होगा जब तुमने मुझसे कोई कीमती चीज छीन ली। उस जीव की धीमी गुर्राहट उसकी धमकी का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी, लेकिन डैमन टस से मज नहीं हुआ। अब उसका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका अड्डा कहाँ है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे एक अहम बात याद आ गई, उसके बच्चों का वह भंडार जिसे उसने पहले भी देखा था, लेकिन छू नहीं पाया था। मैंने पहले उन पर हमला नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें भड़काना नहीं चाहता था, उसने उदास होकर सोचा। लेकिन अब ये निजी मामला है। डैमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके दिमाग में पहले से ही विचार चल रहे थे। वह अपने जाल बिछाना खत्म करेगा और उस मान में वापस लौटेगा। वह उसके बच्चों को एक एक करके मार डालेगा, और इस मौके का इस्तेमाल ये परखने के लिए करेगा कि राक्षस का मांस खाने पर उसकी छाया भूख कैसी प्रतिक्रिया देती है। आंख के बदले आंख, जीवन के बदले औषधि। बदला लेना एक प्राचीन नियम था, और एक महान व्यक्ति के लिए 10 साल भी बहुत देर नहीं थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको पता चले कि यह काम मैंने ही किया था। डैमन ने वेंडिगो को एक लंबी, तनावपूर्ण नज़र से देखने के बाद पीछे छोड़ दिया। अब उसे कोई जल्दी नहीं थी, धैर्य हमेशा से उसका सबसे बड़ा हथियार रहा था।
अगर वह बिना किसी नतीजे के कुछ नहीं कर सकता था तो वह तब तक इंतजार करता जब तक वह कर न सके। इस सोच ने अनगिनत बार उसकी खूब मदद की थी, जैसे जब उसने अपने मन की बात उन प्रोफेसरों से कही जो उसे नीची नज़र से देखते थे। वह जानता था कि वे किसी छात्र के खिलाफ हिंसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं उन लोगों का सम्मान नहीं कर सकता जो मेरा सम्मान नहीं करते, उसने घने जंगल से गुजरते हुए सोचा। उसकी पीठ अभी भी वेंडिगो के पंजों से दर्द कर रही थी। जब तक डेमन अकादमी पहुंचा, भोर क्षितिज पर धीरे धीरे ढल रही थी। लेकिन अपने छात्रावास की ओर जाने के बजाय उसने रास्ता बदल दिया और परिसर में एक सुनसान जगह की ओर चल पड़ा। उसने मार्कस से रीन एम्ब्रिज को लाने और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर डेमन की हत्या के लिए तैयार छोड़ने का इंतजाम किया था। मुलाकात का स्थान अकादमी के एक शांत हिस्से में एक बेंच थी जो भूमिगत काल कोठरी के प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं थी। यहाँ बहुत कम लोग आते थे, इसलिए यह उनके इरादे के लिए एक आदर्श जगह थी। जब डेमन वहां पहुंचा तो उसने एक लाल बालों वाले युवक को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। वह रुक गया और पास के पेड़ों की ओट में छिप गया। उसका पेट हल्की हल्की गुर्राहट कर रहा था। उसकी आंखें उस जगह को घूर रही थीं। मार्कस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डेमन की नज़र फुटपाथ पर झुलसे हुए निशानों पर पड़ी। जमीन के कुछ हिस्से टेढ़े मेढ़े थे, मानो ठंडा होने से पहले ही ज्यादा गर्म हो गए हों। उसने भौहें सिकोड़ लीं। क्या वे लड़े? वह बुदबुदाया और सावधानी से पास आते हुए बोला। फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह असंभव है। बर्फ के जादू या वास्तविक संघर्ष का कोई संकेत नहीं है। एक घुटने पर झुककर डेमन ने रीन के शरीर का निरीक्षण किया। उसके अंदर झुंझलाहट की लहर दौड़ गई। धिक्कार है मार्कस, बेहतर होगा कि तुमने उसे न मारा होता। अगर रीन मर गया होता तो डेमन उसकी आत्मा पर दावा नहीं कर पाता। उसका मांस खाने से उसकी परछाई तो पोषित होती, लेकिन आत्मा के सार का नुकसान उसे व्यर्थ लगता। उसने रीन की गर्दन पर 2 उंगलियां दबाईं और राहत की सांस ली। युवक जीवित था। डेमन की आंखें उस बेहोश आकृति को देखते हुए सख्त हो गईं। झुलसे हुए निशान उसे अभी भी हैरान कर रहे थे, लेकिन उसने कंधे उचकाकर इस विचार को खारिज कर दिया। आग का गुण, वह बुदबुदाया। शायद नशे में धुत होकर कुछ धमाके कर दिए होंगे। जैसे ही उसका हाथ रीन की गर्दन पर गया, उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई। एक तेज, सोची समझी चाल से डेमन मुड़ा। खामोश जगह में एक विभत्स दरार की आवाज़ गूंज उठी। आपने रीन अम्ब्रिज को मार डाला है। उसकी परछाई भूख से व्याकुल हो उठी और पल भर में रीन के मांस को निगल गई। शरीर अंधेरे में गायब हो गया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया को भोजन दिया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के डेमन ने मन को अंक आवंटित किए, जिससे उसके अंदर शक्ति का एक संक्षिप्त उछाल महसूस हुआ। वह खड़ा रहा, पेड़ों में छिपने से पहले एक आखिरी बार उस जगह को देखा। यह अब तक का उसका सबसे आसान शिकार था, और यह सब मार्कस के अपने तथाकथित दोस्त के खिलाफ हो जाने की वजह से हुआ। ध्वनि पत्थर को बाहर निकालकर डेमन ने उसे सक्रिय कर दिया। मार्कस। इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, मार्कस की आवाज ने उसे रोक दिया। वह उन्मत्त और असंबद्ध थी। प्रभु, सचमुच, आप अद्भुत हैं। आपने अपनी दिव्य शक्ति से उस दुष्ट प्राणी को नष्ट कर दिया। हाँ, उसे जलने दो, जलने दो। पब फ्यूचर विज्ञापन। डेमन उलझन में भौहें चढ़ाकर बोला। मार्कस, तुम क्या कह रहे हो? लाइन के दूसरी तरफ से हंसी फूट पड़ी, टूटी फूटी और बेतुकी। मार्कस मन ही मन बुदबुदाने लगा, उसके शब्द बेतुके लगने लगे। डेमन ने सोचा, उसकी मानसिक स्थिति मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से खराब हो रही है। उसने आह भरते हुए संपर्क तोड़ दिया। मुझे बस इतना चाहिए कि वह मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन तक सब कुछ संभाले रखे, तभी मैं उससे निपट लूंगा। रीन एम्ब्रिज और मार्कस का अजीब व्यवहार किसी और समय के लिए इंतजार कर सकता था। डेमन अभी भी घायल था, हर कदम पर उसका शरीर दर्द कर रहा था। मैं बाद में सिल्विया से अपना इलाज करवा लूंगा, वह बुदबुदाया, या मैं सीधे अकादमी के चिकित्सकों के पास चला जाऊंगा। एक थकी हुई आह भरते हुए वह अपने छात्रावास की ओर वापस चला गया। रात का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। अगले सप्ताह डेमन ने मार्कस के 2 और दोस्तों को मार डाला और मार्कस को अंतिम लक्ष्य बना दिया। सबसे अच्छी बात, मार्कस अनजाने में ही उसकी मदद कर रहा था। लिलिथ एस्ट्रानोवा के घर में नज़रबंद होने के कारण डेमन को बिना किसी दखल के अपनी योजनाएं अंजाम देने की पूरी छूट थी। हालांकि लिलिथ कभी कभी पेजर के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता था। समय उड़ गया था। हफ्ते भर में डेमन ने 2 और आत्माओं का दावा किया, अपनी परछाई को भोजन दिया और मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन के लिए अपनी ऊर्जा को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया, जो अब केवल 2 दिन दूर था।
उसकी योजना अपनी परछाई की भूख को बस इतना बढ़ाने की थी कि उसके आंकड़े बढ़ जाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि वह 80% भूख तक पहुंच जाए, जहां नियंत्रण एक समस्या बन जाए। इस दौरान डेमन ने अपने जादू में उल्लेखनीय प्रगति की। आखिरकार उसने मैजिक ब्लास्ट मंत्र में महारत हासिल कर ली, जिससे उसकी मन लागत घटकर मात्र 10 अंक रह गई। इसके अलावा उसने अपने स्वनिर्मित मैजिक बुलेट मंत्र को भी परिष्कृत किया, जिससे उसकी गति और सटीकता बढ़ गई। हालांकि सबसे बड़ा सुधार छाया बोर्ड पर उसके नियंत्रण में था। अनगिनत घंटों के अभ्यास के बाद आखिरकार उसने इसे अपनी इच्छानुसार चालू और बंद करने की क्षमता हासिल कर ली थी। इसके अलावा अब वह इसे अपनी सामान्य दृष्टि के साथ सहजता से एकीकृत कर सकता था, बिना किसी भटकाव के दृष्टिकोणों को एक साथ मिला सकता था। आखिरकार उसने सोचा, उसे राहत मिली कि अब उसे उस आंखों पर पट्टी की जरूरत नहीं रही जो उसके प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग बन गई थी। हालांकि वह अब भी उसे किसी भी स्थिति के लिए साथ रखता था, पर अब वह उसके संघर्षों का एक अवशेष था, एक याद दिलाता था कि वह कितनी दूर आ गया है। डेमन का ज्यादातर समय दुष्ट जंगल में जाल बिछाने, इलाके का नक्शा बनाने और आइरिस को प्रशिक्षित करने में बीता। हालांकि आज की रात जंगल में उसकी आखिरी यात्रा थी। पिछले कुछ दिन बहुत ही कष्टदायक रहे थे। वह कई बार मौत के मुंह से बच निकला था, अक्सर जंगल की खतरनाक वनस्पतियों की वजह से। हालांकि घूमते हुए राक्षसों से कुछ बार बाल बच जाने के बाद भी उसकी बुद्धि और सजगता की परीक्षा हुई थी। लेकिन वेंडिगो की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। उस जीव के प्रति उसकी नाराजगी गहरी थी और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। हालांकि आज की रात वह सब कुछ हमेशा के लिए सुलझा लेगा। ड्रैगन्स ब्रीथ का आखिरी जाल लगभग तैयार था। डेमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका शरीर मिट्टी के लेप की एक मोटी परत से ढका हुआ था, जिसे उसने अपनी गंध छिपाने के लिए बनाया था। जंगल की दमघोंटू हवा उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी और अदृश्य शिकारियों की हल्की भिनभिनाहट हवा में भर गई थी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने आखिरी बार फावड़ा जमीन में गाड़ा और आखिरी जाल बिछा दिया। उसने औजार अपनी पीठ पर लटकाया और खंजर निकाले, जिनकी धारें घनी छतरी से छनकर आ रही चांदनी में हल्की सी चमक रही थीं। अब बदला चुकाने का समय आ गया था। बदला लेना एक पुराना नियम था। डेमन इसे अच्छी तरह जानता था। उसके पास बदला लेने के ढेरों कारण थे, जिनकी गिनती करना उसके लिए मुश्किल था। उसका पूरा गांव इसका ज्वलंत उदाहरण था, जहां ऐसे लोग थे जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। फिर उसके तथाकथित रिश्तेदार भी थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए उसे धोखा दिया। और वह वेलेरियन के उस कुलीन को कैसे भूल सकता था जिसने उसे अपने पिता का घर बेचने पर मजबूर किया था। लेकिन डेमन के दिल में हमेशा से बदला लेने की भावना नहीं थी। एक समय था जब जिंदा रहना ही उसकी एकमात्र प्राथमिकता थी। उस समय वह किसी भी अन्याय के आगे झुक जाता, बदला लेने का जरा भी ख्याल नहीं रखता और बस सहता रहता। इससे लोग उसे कमजोर और शोषित करने लायक एक दयनीय व्यक्ति ही समझने लगे थे। इस धारणा से बचने के लिए उसने पूरी तरह बदला लेने का रास्ता अपनाया। ये वेलेरियन की बेरहम गलियों से सीखा गया एक कठोर सबक था, जहां कमजोरी मौत की सजा थी। शायद यही कारण था कि बहुत से लोग उसे मूर्ख समझते थे, या शायद पूरी तरह पागल। उसने क्विक हैंड के बॉस को सीधे उसके मुंह पर कमीना कहने की हिम्मत की, जब उसने डेमन को एक काम के लिए उसकी 10 देनी फीस देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उसने जिला सार्जेंट को अतिरिक्त रिश्वत देने से भी इनकार कर दिया। किसी तरह उसकी अवज्ञा के बावजूद डेमन अभी भी जिंदा था, अभी भी खड़ा था और अभी भी हर उस द्वेष को ढो रहा था मानो वह उसकी हड्डियों में उकेरा गया हो। उन्होंने एक बार कहा था, यदि कोई आपका अपमान करता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको उसे जवाब देना ही होगा, अन्यथा वह ऐसा करता रहेगा। बदला लेने के लिए भी धैर्य की जरूरत होती है। कुछ द्वेष तुरंत नहीं मिटते, चाहे कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों न हो। लेकिन वह समय आने पर उन सभी का बदला चुका देता। दयालुता तो क्षणभंगुर और भूलने लायक हो सकती है, लेकिन द्वेष, उसे कोई कैसे भूल सकता है। आज की रात बदला लेने की रात थी। वह वेंडिगो को सीधे नहीं मार सकता था, वह बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे अपने साथ एक जख्मी याद नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए डेमन एक पेड़ पर दुबका हुआ हड्डियों से घिरी एक छोटी, आधी दबी हुई गुफा को देख रहा था। पिछले भोजन के बिखरे हुए अवशेष शायद घुसपैठियों को भगाने के लिए थे। प्रवेश द्वार पर बने गहरे पंजों के निशान उस जीव के प्रकोप की चेतावनी दे रहे थे। डेमन ने अपनी परछाई को फैलने दिया, उसकी नज़र गुफा में एक जीवंत धुंध की तरह रेंग रही थी। यकीनन वेंडिगो अंदर था, अपने बच्चों के बीच बसा हुआ, 3 जीव, लगभग सामान्य भेड़ियों के आकार के, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक आभा वाले। उन चीजों को मारना कठिन होगा, डेमन ने सोचा, लेकिन मेरे पास आश्चर्य का तत्व है। वह 2 घंटे से वहां बैठा, धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था।
उसे पता था कि अब ज्यादा देर नहीं होगी जब मादा वेंडिगो शिकार की तलाश में निकल पड़ेगी। शायद कोई निशाचर हिरण जो अपने बच्चों को खिलाने लायक बड़ा हो। दुर्भाग्यवश उसके शिशु कुछ भी खाने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। डेमन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अगर बदला लेना हो तो वह दुश्मनों से भी गठबंधन करने को तैयार था। 2 घंटे इंतजार करना तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। उसका बदला धैर्य की मांग कर रहा था, इसलिए वह स्थिर रहा। उसकी नज़रें वेंडिगो की गुफा पर टिकी थीं। जल्द ही वह जीव बाहर आ गया। उसका विकराल रूप चांदनी में कदम रखता, सावधानी से हवा सूंघता। उसका सिर इधर उधर हिलता, आंखें अपने बच्चों के लिए किसी भी खतरे के संकेत को ढूंढती। डेमन नीचे झुक गया, उसका शरीर जंगल की जमीन की परछाइयों में घुल मिल गया। वह उसी कीचड़ में लिपटा हुआ था जिससे आसपास के पेड़ ढके हुए थे, जिसकी दुर्गंध उसकी उपस्थिति को छिपा रही थी। रिमोस्लेस चालू होने के बावजूद उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। एक गलत कदम और उसका बदला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वेंडिगो ने इलाके का चक्कर लगाया और आसपास के पेड़ों पर अपने पंजों के गहरे निशान बनाकर अपनी क्षेत्रीयता पर अपना दावा पुख्ता किया। फिर संतुष्ट होकर वह शिकार की तलाश में जंगल के अंधेरे में निकल पड़ा। डेमन ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी परछाई का एहसास स्याही की लटों की तरह बाहर की ओर फैल रहा था। वह वेंडिगो की हरकतों पर नजर रखता रहा और तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह उसकी 2 किलोमीटर की सीमा से आगे नहीं बढ़ गया। 5 मिनट और बीत गए, तब जाकर उसने पेड़ से नीचे उतरने की हिम्मत की। उसने अपनी इंद्रियों को गुफा में फैलाया और भेड़िए के आकार के 3 वेंडिगो शिशुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। उनकी धीमी, कर्कश सांसें धीरे धीरे गूंज रही थीं। चुपचाप वह अंदर घुसा, उसके कदम सटीक और नपे तुले थे। उसने एक लकवाग्रस्त गैस का गोला निकाला, जिसकी थोड़ी सी भाप गुफा में उड़ गई। बड़े बड़े राक्षसों के सामने तो ये बेकार होता, लेकिन शिशुओं के सामने तो ये कम से कम उनकी गति धीमी कर देता। गुफा के भीतर का अंधेरा ज्यादातर लोगों के लिए अभेद्य था, लेकिन डेमन की आंखें आसानी से ढल गईं। वह पहले पिल्ले की ओर बढ़ा, जिसके बाएं हाथ में एक मंत्र था। जैसे ही उसने खंजर को उस जीव की आंख में घुसाया, उसकी खंजर धुंधली रोशनी में हल्की चमक उठी। वह एक हल्की सी चीख के साथ रुक गया। डेमन ने खंजर पहले पिल्ले में धंसा ही रहने दिया और फुर्ती से अपना दूसरा ब्लेड निकाल लिया। अगला पिल्ला अभी हिला भी नहीं था कि उसके ब्लेड ने उसका गला रेत दिया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तीसरा पिल्ला गुर्राया, लकवाग्रस्त धुंध के बावजूद उसकी सहज प्रवृत्ति उसे जगा रही थी। डेमन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वह जादुई विस्फोट छोड़ दिया जो वह तैयार कर रहा था। जादू ने सीधे उस जीव पर वार किया, उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे गुफा की दीवार से टकरा दिया। वह जिंदा तो था, लेकिन बेहोश था, मुश्किल से जिंदा था। उसके मन में एक हल्की सी झनकार गूंज उठी। आपने शिशु दुष्ट वन वेंडिगो को मार डाला है। आपने शिशु दुष्ट वन वेंडिगो को मार डाला है। डेमन ने सूचनाओं पर नजर डालते हुए मुस्कुराया। पहले 2 मर चुके थे। वह तीसरे के पास गया और अपने बैग से एक शापित तीर निकाला। उसने उसे बेहोश वेंडिगो की छाती में भोंक दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन, लो, जब तक मेरी परछाई खा रही है तब तक ये तुम्हें स्थिर रखेगा, वह बुदबुदाया। बदला तब तक संतोषजनक नहीं होता जब तक लक्ष्य को ये पता न हो कि वार किसने किया था। उसे अपने काम के परिणाम देखने के लिए मदर वेंडिगो की जरूरत थी। लेकिन पहले उसने अपना सिस्टम चेक किया। उसकी प्रगति धीमी थी, उसकी आत्मा की गिनती 4/5 पर ही अटकी रही। वेंडिगो जैसे राक्षसों को मारने से उसकी गिनती में कोई इजाफा नहीं हुआ। क्या बुरी बात है, उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। अपना खंजर निकालकर उसने दूसरे वेंडिगो की लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर वह दीवार की ओर मुड़ा, जहां उसकी परछाई अस्वाभाविक रूप से फैली हुई उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। इन्हें खाओ, उसने आदेश दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब वह साया बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और लाशों को अंधेरे के भंवर में ढक दिया। उसने उन्हें पूरी तरह निगल लिया, सिर्फ कटा हुआ सिर ही पीछे रह गया। आपने 3 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 3 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। क्या बस इतना ही? उसने और भी कुछ उम्मीद की थी, शायद ये संकेत कि उसकी परछाई आखिरकार तृप्त हो गई है। लेकिन नहीं, भूख वैसी ही रही। उसकी परछाई सिर्फ इंसानों, कल्पित बौनों या दूसरी उच्च जातियों को ही खाकर ठीक से भोजन कर रही थी। 3 अंक, ये तो एक सहपाठी की हत्या करने से मिलने वाले अंकों से भी कम है, उसने कड़वाहट से कहा। बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। डेमन ने आखिरी पिल्ले को लात मारी, जिससे वह चौंक कर जाग गया। उसकी आंखें खुल गईं और उसने एक बहरा कर देने वाली गुर्राहट निकाली जो रात भर गूंजती रही। अच्छा, अपनी माँ को बुलाओ, डेमन ने व्यंग्य किया। उसने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।
आपने शिशु दुष्ट वन वेंडिगो को मार डाला है। उसकी परछाई आगे बढ़ी और कुछ ही क्षणों में आखिरी पिल्ले के शरीर को निगल गई। आपने 3 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। संतुष्ट होकर डेमन ने कटे हुए सिर को पकड़कर अपनी कमर से बांध लिया। वह गुफा से निकलकर जंगल में भागा, तभी दूर से एक भयंकर दहाड़ गूंजी। माँ वेंडिगो ने पुकार सुन ली थी। वह आ रही थी। वेंडिगो जंगल में उन्मत्त होकर दौड़ रहा था। उसकी अनियमित गतिविधियां एक माँ की आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित थीं जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए बेचैन थी। इसके शक्तिशाली अंग इसे तेजी से मान तक ले गए। जहां ये रुक गया, खून की भारी गंध हवा में एक क्रूर शगुन की तरह फैल गई। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली, जिसमें हमेशा की तरह कोई खौफनाक आवाज नहीं थी, बल्कि डर का एक हल्का सा भाव था। एक धुंधली सी हरकत के साथ वह गुफा में भाग गया। उसकी चमकती आंखें हर कोने को घूर रही थीं। वहां कुछ भी नहीं था। जहां कभी उसके बच्चे आराम करते थे, वहां जमीन पर सिर्फ खून के 3 कुंड थे। कोई लाश नहीं, किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं, बस नुकसान का स्पष्ट प्रमाण। वह जीव नीचे झुक गया और उसके पंजे पत्थर के फर्श पर रगड़ते हुए एक करुण विलाप करने लगा। उसने खून को सूंघा। उसकी हताश चीखें गुफा के भीतर धीरे धीरे गूंज रही थीं। फुसफुसाओ, फुसफुसाओ, लेकिन चीख पुकार का जवाब खामोशी से दिया गया। अपना सिर उठाकर वेंडिगो ने हवा में जंगल की मिट्टी में हल्की सी गंध और कुछ और महसूस किया, इंसानी गंध। एक ऐसी गंध जिसे उसने पहचान लिया। उसकी करुण सिसकारियां एक कर्कश दहाड़ में बदल गईं जो पूरे जंगल में गूंज उठी, उसके क्रोध और दुख का एक भयावह उद्घोष। उसकी भयावह आंखें जानलेवा इरादे से जल रही थीं। जब वह गुफा से भागा, पेड़ों के बीच से क्रोध का एक धुंधलापन दौड़ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूर जंगल में डेमन तेजी से दौड़ रहा था। उसके ओमनी डायरेक्शनल गियर की पट्टियां कसी हुई थीं और वह आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर सटीकता से आगे बढ़ रहा था। उसकी गति 5 गुना बढ़ गई थी। उसने अपने और वेंडिगो के बीच काफी दूरी बना ली थी, लेकिन आगे बढ़ने के बावजूद वह जानता था कि वह क्रोधित प्राणी उसे पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। वह नदी के आधे रास्ते पर ही था कि वेंडिगो की हताश, हड्डियां कंपा देने वाली दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन डेमन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अपनी औषधि खोने पर मुझे कैसा महसूस हुआ था, उसने धीरे से कहा। उसकी गहरी आंखें गंभीर संतुष्टि से सिकुड़ गईं। पेड़ों के बीच से झूलते हुए डेमन तेजी से आगे बढ़ा। उसकी छाया बोध शक्ति सक्रिय होते ही हवा उसके पास से गुजरने लगी। आगे नदी की झिलमिलाती सतह दिखाई देने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वेंडिगो उसकी सीमा के किनारे आ गया है। डेमन की मुस्कुराहट तब फीकी पड़ गई जब उसने महसूस किया कि वह प्राणी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। देवी की कसम, वह राक्षस बहुत तेज है। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। वेंडिगो जैसा प्रथम श्रेणी का प्राणी डेमन द्वारा पहले लड़े गए किसी भी प्राणी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये किसी इंसान की तुलना एक आक्रामक बैल हाथी से करने जैसा था, यहाँ तक कि असली ताकत का भी कोई मुकाबला नहीं था। जादू भले ही बराबरी का खेल हो, लेकिन वेंडिगो जैसे राक्षस भी जादू से अनजान नहीं थे। कई राक्षसों के पास इसके खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच थे, और कुछ तो खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। डेमन ने दांत पीसते हुए आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया और नदी किनारे की दूरी कम कर ली। वह भी सीधी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे आज जीत की जरूरत भी नहीं थी। आज का दिन बदला लेने का था। डेमन पेड़ से नीचे उतरा और अभ्यास के साथ सटीकता से उतरा, जबकि वेंडिगो की क्रोधित चीखें उसके पीछे हवा में गूंज रही थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दुष्ट जंगल में जाल बिछाने और लगभग मौत के अनुभवों से भरे एक कठिन सप्ताह के बाद यह इलाका अब उसके लिए स्वाभाविक हो गया था। वह बैरियर की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी मांसपेशियां थकान से जल रही थीं। उसका ध्यान एकदम तेज था, बावजूद इसके कि वेंडिगो तेजी से झाड़ियों से टकराकर तेजी से पास आ रही थी। डेमन अपनी पीठ पर उसकी गर्म, बासी सांसों को लगभग महसूस कर सकता था, लेकिन उसने रेंगते हुए डर को दबा दिया। रिमोस्लेस को बहुत पहले ही सक्रिय कर दिया गया था। कौशल की सुन्न कर देने वाली शांति ने उसके डर को दूर रखा और वह बैरियर की ओर गोता लगाता हुआ, जमीन पर लुढ़कता हुआ, जोर जोर से हाँफता हुआ रुक गया। कीचड़ से सने उसके चेहरे पर ठंडा पसीना टपक रहा था और वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वेंडिगो की गति धीमी नहीं हुई। वह पूरी ताकत से बैरियर से टकराया। एक बहरा कर देने वाली दरार की आवाज हुई और जहां उसका शरीर सुरक्षात्मक जादू से टकराया था, वहां से काला धुआं निकलने लगा। वह जीव चीखा। उसकी भयानक आवाज में पीड़ा की धार थी। पब फ्यूचर एड्स, राह, तस्यव, गगराह। उसकी बेताब चीखें रात भर गूंजती रहीं, लेकिन डेमन बेफिक्र रहा। उसकी ठंडी आंखें इस दृश्य को देखती रहीं। वेंडिगो की खतरनाक निगाहें उस पर टिकी रहीं। उसकी आंखें लाल और एक कच्ची,
आदिम भावना से चमक रही थीं। डैमन ने अपने होंठ काट लिए। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। एक पल के लिए उसके मन में एक याद कौंध गई, अपनी माँ की तीखी, धूसर आंखें, जो एक शाम जंगल में खेलने के बाद रात होने तक घर न लौटने पर चिंता से भरी हुई थीं। ये समानता अद्भुत थी। अच्छा, डैमन ने धीरे से बुदबुदाया, खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हुए। अब मुझे पता चल गया है कि मैंने तुम्हें सचमुच चोट पहुंचाई है। इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। वेंडिगो फिर दहाड़ा, अपने लंबे, उस्तरे जैसे तीखे पंजों से अवरोध पर वार करता हुआ। हर वार के साथ एक खूनी लकीर छूटती गई, जब तक कि पंजे टूटकर लाल रंग टपकाते हुए टूटे हुए ठूंठों में तब्दील नहीं हो गए। डैमन चुपचाप खड़ा रहा, दोनों हाथों को क्रॉस किए, उस जीव के दयनीय प्रयासों के खत्म होने का इंतजार करता रहा। कई मिनट बीत गए, और जब वह आखिरकार रुका, खून से लथपथ और उबकाई लेता हुआ, तो वह मुस्कुराया। शो के लिए शुक्रिया, उसने उपहास से भरी आवाज में कहा। अब मेरी बारी है। उसने शिशु वेंडिगो का कटा हुआ सिर अपनी कमर से खोला और उसे एक धीमी आवाज के साथ जमीन पर गिरा दिया। तुम शायद सोच रहे होगे कि उनके शरीरों का क्या हुआ होगा, है ना? उसने ताना मारा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसके पंखों के फड़फड़ाने की तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक काला कौवा उसके पीछे से झपटा और कटे हुए सिर के पास आकर बैठ गया। उसकी मन के जैसी आंखें चमक उठीं और उसने बच्चे के चेहरे पर चोंच मारी, एक आंख फोड़ दी और फिर पास के एक पेड़ पर चढ़कर अपना इनाम खा गया। डैमन ने गहरी सांस ली। क्रॉफ्ट, मैं किसी काम में व्यस्त था। उसका स्वर हताश और हताश दोनों था। इस बार तो तुमने कोई मदद नहीं की, तो फिर तुम्हें इनाम क्यों मिल रहा है? कौवे ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुशी खुशी अपना भयानक भोजन खाने लगा। डैमन खांसते हुए अपनी गति वापस पाने की कोशिश कर रहा था। आह, मैं कहाँ था? वह वेंडिगो की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी हो गई थी। जब तुम मेरा विरोध करते हो तो यही होता है। मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं वापस आऊँगा। जब मैं अपनी प्रथम श्रेणी की उन्नति तक पहुँच जाऊँगा। उसने उस प्राणी की ओर खंजर तान दिया। मैं तुम्हें भुगतान करवा दूंगा। अपनी कलाई के एक झटके से डैमन की परछाई शिशु वेंडिगो के सिर की ओर बढ़ी, उसे पूरी तरह निगलने से पहले अंधेरे में ढक लिया। लेकिन उसके सिस्टम से कोई सूचना नहीं आई। वेंडिगो दर्द से चीखा, उसकी आवाज़ में दुख और क्रोध का मिला जुला कंठ था। उसने अपने खूनी ठूंठों को बैरियर पर पटक दिया, उसकी गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। डैमन उस जीव को घूर रहा था, उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था, हालांकि उसके मन में संदेह की एक झलक भी उभरी। क्या मैं फिर से हद पार कर गया? लेकिन उसने इस विचार को किनारे कर दिया। लाख को मारने के बाद से हत्या करना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। उस समय जो थोड़ा बहुत अपराधबोध उसे हुआ था, वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। अब उसने जो भी जाने ली, चाहे इंसान हो या कोई और, वे तो बस शुरुआती कदम थे। तुमने इसे शुरू किया है और मैं इसे खत्म करूंगा, उसने स्थिर स्वर में कहा। मेरा नाम मत भूलना, डैमन ग्रे। मैं वो आखिरी चेहरा होऊंगा जिसे तुम देखोगे। वेंडिगो ने उसे घूरा, उसकी निगाहें इतनी तीव्रता से जल रही थीं कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। डैमन ने भी वही नज़रें लौटा दी और उस जीव का चेहरा याद कर लिया। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक खूनी जंग थी, एक ऐसी दुश्मनी जो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनमें से एक मर न जाए। एक लंबी, तनावपूर्ण खामोशी के बाद डैमन मुड़ा और चला गया। वेंडिगो उसके पीछे नहीं गया, बैरियर पर ही खड़ा रहा और उसे अंधेरे में गायब होते देख उसका गुस्सा उबलता रहा। ठीक है, डैमन ने वापस जाते हुए सोचा। आखिरकार मैंने इसके बच्चों को मार डाला। वह मुस्कुराया, हालांकि हफ्ते भर की कड़ी मेहनत से उसका शरीर दर्द कर रहा था। अब आराम ही उसकी प्राथमिकता थी। उसका मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन सामने था। यह मेरे लिए अंततः सबसे कमजोर लेबल से छुटकारा पाने का मौका है, उसने खुद से कहा, उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत था। फिर भी अपराधबोध उसके मन को कचोट रहा था। आगे जो भी योजना वह बना रहा था, वह और भी बुरी होने वाली थी। अगले 2 दिनों तक डैमन ने खुद को आराम दिया। उसने अपने थके हुए शरीर और मन को आराम दिया और आखिरकार उस उथल पुथल से थोड़ी राहत पाई जिसने उसके जीवन को लील लिया था। उसने फुर्सत से पढ़ाई की, अपने जादुई ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और अपने ज्ञान को निखारा। अवकाश के दौरान उन्होंने आइरिस को प्रशिक्षित किया, जादुई विस्फोटों की बुनियादी बातों में उसके कौशल को निखारा और उसे तीरंदाजी, शिकार तकनीक और यहाँ तक कि जेबकतरी भी सिखाई। हालांकि नैतिक निहितार्थों से बचने के लिए उन्होंने इसे गुप्त प्रशिक्षण नाम दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपराधी या कुछ और बना रहा हूँ, उसने जोर से सोचा। अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना एक जीवित रहने का कौशल है।
लिलिथ एस्ट्रानोवा घर में नज़रबंद रही, जिससे डेमन सामान्य से कहीं ज्यादा निश्चिंत हो गया। उसने 3 शिशु वैंडिगोस को खा लिया था और अपने द्वारा अर्जित सभी गुण बिंदुओं को अपने मन पूल में डाल लिया था। नतीजतन उसने बैरियर मैजिक और बॉडी रीइंफोर्समेंट मैजिक में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। जिंदगी अजीब तरह से शांत लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव की लहरें उठ रही थीं। सेमेस्टर के बीच का मूल्यांकन सामने था, जिसने सबको बेचैन कर रखा था। अपने जाल और जंगल के इलाके के बावजूद डेमन इस एहसास से उबर नहीं पा रहा था कि अकादमी में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। अकादमी की कठोर, स्पार्टन जैसी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित थी। जो लोग प्रवेश परीक्षा के जीवन मरण के दौर से गुजरे थे, वे जानते थे कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं थी। हालांकि तिमाही सेमेस्टर का मूल्यांकन केवल एक योग्यता परीक्षा थी, ये कहीं अधिक खतरनाक, एक वास्तविक युद्ध बनता जा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उन परीक्षाओं में से एक है जहां हमें एक दूसरे को मारने की अनुमति है, डेमन ने खुद से कहा। उसने अपना सिर हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। संभावना नहीं है, उन्होंने आगे कहा। ज्यादातर प्रथम वर्ष के छात्रों को सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन तक या कुछ मामलों में दूसरे वर्ष तक ही जीवन धमकाने वाली स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी मैं इसे उनके अतीत से परे नहीं रखूंगा, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने छात्र परिषद कार्यालय में मूल्यांकन का एक मसौदा देखा था, लेकिन वह अंतिम रूप से तैयार नहीं था। आखिरी समय में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती थी, खासकर जब बात अकादमी की परीक्षाओं जैसी अप्रत्याशित चीज की हो। डेमन ने परीक्षा के लिए जारी की गई लड़ाकू वर्दी पहन ली। ये पोशाक सैन्य उपकरणों जैसी थी, एक टिकाऊ, जादू सोखने वाली छाती की प्लेट, एक फिटेड अंदरूनी परत, एक जैकेट और पैंट के साथ मजबूत जूते। अतिरिक्त घुटने और कोहनी के गार्ड सुरक्षा प्रदान करते थे, और एक हुड भी था जिसे चरम मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता था। इस वर्दी को अतिरिक्त कवच के लिए चतुराई से डिजाइन किया गया था, जो जादुई महाद्वीप की शिल्पकला की एक पहचान है। अपने सामान्य हथियार को जैकेट के नीचे सुरक्षित रखते हुए डेमन ने गहरी सांस ली। मैं सही था, उसने गंभीरता से सोचा। उसकी परछाई तभी ऊपर उठती थी जब वह अपनी आवश्यकताओं में सूचीबद्ध विशिष्ट प्रकार की आत्मा को निगल लेती थी। जहां तक छाया भूख का प्रश्न है, नियमित राक्षसों को खाने से कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा। उसका पेट अशुभ रूप से गुर्रा रहा था, उसकी परछाइयां उसके चारों ओर अनियमित रूप से घूम रही थीं, मानो उसकी हताशा को प्रतिबिंबित कर रही हों। कम से कम राक्षसों को मारने से मुझे विशेषता अंक मिलते हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और उन अंकों को अपने भंडार को बढ़ाने के लिए मैना में डाल दिया। फिर भी छाया भूख की पीड़ा लगातार बनी रही। उसने अपने होंठ काट लिए, उसके मन में एक गंभीर विचार पनप रहा था। मुझे इसके लिए एक दीर्घकालिक समाधान चाहिए। अगर मैं और ज्यादा मजबूत होता गया और मुझे और ज्यादा खाने की जरूरत पड़ी, तो मैं पूरी दुनिया को निगल जाऊंगा। हालांकि डेमन जानता था कि ऐसा नतीजा बेतुका होगा, फिर भी वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है। किसी न किसी मोड़ पर भूख उसे खा ही जाएगी, या उससे भी बदतर, कोई उसे पहले ही पकड़ लेगा और उसका अंत कर देगा। उसका पेट फिर से गुर्राया, इस बार और भी जोर से। वह कराह उठा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। वह शैडो हंगर को उच्च स्तर पर नियंत्रित करने का आदी हो रहा था, लेकिन यह एक खतरनाक खेल था। पहले इतनी तीव्र भूख से वह बेहोश हो जाता था और उसकी परछाइयां उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की धमकी देती थीं। अब वह एक महीन रेखा पर चल रहा था, और वह ये जानता था। डेमन ने अपना सिस्टम पैनल खोला और अपने सामने प्रदर्शित जानकारी को स्कैन किया। HP 50/50, मान 119/119, पब फ्यूचर विज्ञापन, शक्ति 9, चपलता 17, गति 35, धीरज 10, कक्षा छाया 40, छाया भूख स्तर 60%, छाया स्तर 2, स्थिति छाया भूखा, विशेषताएं अम्ब्रा, कौशल 5x निरंकुश छाया बोध जल उत्सव। लॉक किया गया। उसकी नज़र छाया वाले भाग पर चली गई। छाया स्तर 2, आपका शैडो लेवल आपकी परछाई पर आपके नियंत्रण और शक्ति को दर्शाता है। आप उसे खाना खिलाकर और विशिष्ट चुनौतियों या खोजों को पूरा करके अपना स्तर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको HP, मैना और अन्य विशेषताओं को बढ़ाने के लिए स्टेट पॉइंट मिलेंगे। स्तर ऊपर करने की आवश्यकताएं। आत्माएं भस्म 4/5। हम बस एक और लेवल ऊपर करने के लिए, डेमन ने अपनी ठुड्डी थपथपाते हुए कहा। मार्कस को मारना उसके दिमाग में काफी समय से चल रहा था। उसे जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए शैडो हंगर से मिले आंकड़ों की जरूरत थी। सब कुछ इस मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन पर निर्भर था। प्रोफेसर केल ने पिछले कुछ दिनों में डेमन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया था,
उसे ताना मारा था और वादा किया था कि जब डेमन अनिवार्य रूप से असफल हो जाएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि उसे अकादमी से बाहर निकाल दिया जाए। अभी मेरी संभावनाओं पर निर्णय मत लो, केल। जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ शब्द हैं, डेमन ने सोचा। उसका संकल्प दृढ़ हो गया। वह खड़े होकर अपना सिस्टम पैनल बंद कर दिया। कोई संदेह नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस ध्यान केंद्रित करो, उसने दरवाजा खोलते हुए खुद से कहा। अपने साथी छात्रों को देखते ही उनका स्वागत हुआ। वे सभी तैयार होकर अपनी लड़ाकू वर्दी पहने कलाकृतियों जैसे दिखने वाले कंगन पाने के लिए कतार में खड़े थे। उन पर रून अंकित चौड़ी सफ़ेद पट्टियां थीं जो चमकती हुई कलाई घड़ियों जैसी लग रही थीं। डेमन कतार में शामिल हो गया, अपनी बारी का इंतजार करते हुए, रून से ढका ठंडा ब्रेसलेट पहनने से पहले। ये ब्रेसलेट उसकी कलाई पर हल्की सी गूंज रहा था, अकादमी की ताकत का एक छोटा सा लेकिन लगातार एहसास दिला रहा था। उसने चारों ओर नज़र घुमाई और देखा कि लियोना और उसका गिरोह आ रहा है। ज़ेंडर हमेशा की तरह एक रईस की तरह पेश आ रहा था। हालांकि उसकी आंखों में वही जलन साफ झलक रही थी जो उसे डेमन के लिए हमेशा रहती थी। ये भावना पारस्परिक थी। उन्होंने एक दूसरे को विनम्रता से अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की। उसके बाद उनका ध्यान सबसे आगे खड़े प्रोफेसरों की ओर गया। प्रोफेसर केल, जिनकी ठंडी निगाहें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं, प्रोफेसर क्रोम सहित कई अन्य लोगों के साथ खड़े थे। केल की आवाज़ बड़बड़ाती भीड़ को ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल गई। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन है। हालांकि आपके मूल्यांकन का विवरण अभी तक प्रकट नहीं किया गया है। वह रुक गया, उसकी दृढ़ निगाहें छात्रों के समूह पर टिकी थीं। वर्षों से देवी जातियां राक्षस जातियों के विरुद्ध लड़ती रही हैं। आप में से किसी के भी जन्म से बहुत पहले हम सभी इस प्राचीन संघर्ष में पैदा हुए थे। हालांकि अब युद्ध विराम हो गया है, हम सभी जानते हैं कि यह केवल अस्थायी है। उनके शब्द छात्रों पर गहरे प्रभाव से पड़े और वे चुपचाप खड़े रहे। यही कारण है कि इस अकादमी का अस्तित्व है, राक्षसों के विरुद्ध इस युद्ध में देवी जातियों के रक्षकों की अगली पीढ़ी तैयार करना। और इसलिए हमें आपको अग्नि परीक्षाओं में तपने वाले शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में ढालना होगा। इसी उद्देश्य से आपका मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन एक खुले वातावरण में किया जाएगा। तिमाही सेमेस्टर मूल्यांकन के विपरीत, जिसमें आपकी योग्यता का आकलन किया जाता था, ये परीक्षा आपकी युद्ध क्षमताओं का पुनर्तः आकलन करेगी। केल ने अपने शब्दों को क्षण भर के लिए हवा में लटका दिया और देखा कि कैसे छात्र उनके अर्थ को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको तुरंत कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होना है। छात्रों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प से लेकर भय तक के भाव थे। निर्दयी चुनौतियों के लिए अकादमी की प्रतिष्ठा जगजाहिर थी और कई छात्र प्रवेश परीक्षाओं के जीवन मरण के दांव का अनुभव पहले ही कर चुके थे। हालांकि केल के अगले शब्दों ने समूह में खलबली मचा दी। परीक्षा दुष्ट वन में होगी। छात्रों में हड़बड़ाहट और बुदबुदाहट फैल गई और कुछ तो पूरी तरह से पीले पड़ गए। दुष्ट जंगल बदनाम था, राक्षसों, खतरों और दमघोंटू माहौल से भरा एक ऐसा स्थान जहां अनुभवी साहसी भी प्रवेश करने से हिचकिचाते थे। डेमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हवा में तनाव महसूस कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है, उसने गंभीरता से सोचा।